अब आ जाते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के ऊपर। अच्छा, इससे पहले जो मैंने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी करवाई ना, तो उसमें मैंने कहा कि वो डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। वो डिमांड साइड के एंगल से मैंने कराई थी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। सप्लाई साइड पे भी इम्पैक्ट आ सकता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का। जब सप्लाई साइड पॉलिसी पढ़ोगे तो समझ में आएगा होता क्या है। लेकिन एक की डिफरेंस पहले मैं बताता हूँ जो मेन है। गवर्नमेंट जो डिमांड साइड पॉलिसीज़ पे काम करती है वो इस नियत से करती है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है, लेट्स सपोज ये वाला कर्व है ना, एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकॉनमी की डिमांड, वो बढ़ के आगे शिफ्ट हो जाए। तो एग्रीगेट डिमांड जब बूस्ट होती है तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, सही, क्योंकि इकोनॉमी अगर यहाँ ऑपरेट कर रही थी तो ये जीडीपी थी, इतने क्वांटिटीज और इतने प्राइस लेवल्स, सही है। और इकोनॉमी जब उसकी एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होगी, जब वो इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड, तो इतने क्वांटिटीज और इतने प्राइस लेवल्स, ठीक है। तो P1 को मल्टीप्लाई करोगे जब Q1 से, उसके बाद P2 को मल्टीप्लाई करोगे Q2 से, तो यू वुड गेट अ बेटर जीडीपी, यू वुड गेट अ बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू वुड गेट अ बेटर नेशनल इनकम थ्रू आउट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन ये पॉलिसी आगे हमारे सप्लाई साइड में भी काम आ सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमने अभी तक पढ़ी डिमांड साइड पॉलिसी पढ़ी, तो जब ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लो तो जहन में ये रखना कि एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करने की नज़र से पढ़ी जा रही है, ठीक है ना। कोई इक्का दुक्का पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं जिससे लगे कि सप्लाई बढ़ जाएगी इससे, बट अगेन यहाँ ताल्लुक अभी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को जो डिमांड साइड की नज़र से जो पढ़ा था उसका ताल्लुक यही था कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाएगी या स्पेंडिंग कट करेगी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड को, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड है ना, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या वहीं पर मेंटेन रखना चाहिए। बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही होगी ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, प्राइस लेवल्स भी तो ऊपर जा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल उसको कर्ब करने के लिए, कर्ब मतलब कंट्रोल, CURB कर्ब, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्स बढ़ा सकते हैं, स्पेंडिंग गिरा सकती है, ठीक है ना। या फिर गवर्नमेंट अगर टैक्स गिराएगी और स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो ये तो बाकायदा टैक्स गिरने से लोग डिमांड चीज़ें ज़्यादा करेंगे, और इस गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो लोगों की कंजम्पशन में इजाफा होगा, गवर्नमेंट भी डिमांड ज़्यादा करेगी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है तो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ज़्यादा डिमांड्स मीट हो रही है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट होनी है, ठीक है ना। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज से एग्रीगेट डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट होनी है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज से एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होनी है या वहीं मेंटेन रहनी है। इसी तरीके से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स को गिरा देना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स गिरा देने की जो पॉलिसीज होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, क्या इंटरेस्ट रेट्स गिरा देना, इंटरेस्ट रेट्स को गिरा देने से क्या होता है, एक्सपेंशन इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। या अब ये कहते तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, के एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होता है, जबकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देने से कॉन्ट्रैक्शन होती है एग्रीगेट डिमांड में, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होती है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो बिजनेसेस बोरो नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, तो इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड कर जो है या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर वहीं खड़ा रहेगा, बूस्ट नहीं होगी इकोनॉमी, ठीक है। तो बहरहाल ये आपकी डिमांड के हवाले से थी जो हमने पॉलिसी सो फार पढ़ी। सप्लाई साइड को इसी वजह से और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी जो बनाती है वो सप्लाई को बूस्ट करने के लिए बनाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट सप्लाई को बूस्ट ही करना चाहेगी, ये नहीं समझना सप्लाई को कम करना चाहेगी। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री की सप्लाई को रोक सकती है कि बहुत तेज़ी से सप्लाई हो रहा है, हमारे बहुत तेज़ी से वुड सप्लाई हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को की सप्लाई रोक सकती है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का जो पूरी मैक्रो इकोनॉमी को लेकर वो विजन होता है वो यही होता है सप्लाई बढ़े, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, फैक्ट्रीज और ये जितनी प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ें ताकि क्वांटिटीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर वो ज़्यादा हो। तो गवर्नमेंट चाहती है सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हो, बैकवर्ड शिफ्ट नहीं चाहती। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे किसी एक इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया वुड,
टिम्बर की जो मार्केट है जिसमें लकड़ी का सामान बिकता है, तो उसमें नई सिरे से लकड़ियाँ काट काट के बेचते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रही है। तो स्पेसिफिकली टिम्बर मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लगा दे कि वो उनकी सप्लाई को रोक सके किसी तरह, तो ये तो पॉसिबल है वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट चाहेगी कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, ठीक है ना। और सप्लाई कर्व को यूं बनाते हुए दिखाऊंगा, अब स्ट्रेट नहीं दिखाऊंगा। ये लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इसको एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकता है। पूरी इकोनॉमी की जो सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो ये है। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि शॉर्ट टर्म पे सप्लाई बढ़ जाए। शॉर्ट टर्म पे सप्लाई बढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट कहीं से किसी दूसरे मुल्क से माल इंपोर्ट करा के बेचना शुरू कर सकती है, तो वो वाली पॉलिसीज बना देगी। शॉर्ट टर्म सप्लाई नहीं बढ़ाई, नहीं, लॉन्ग टर्म सप्लाई बढ़ाने का गवर्नमेंट का मोटिव होगा ताकि आपके मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। शॉर्ट टर्म तो वही है कि ऑन द स्पॉट बस सप्लाई बढ़ गई। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती ऑन द स्पॉट सप्लाई बढ़े, बल्कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें इजाफा हो जाए और उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाए या उनकी क्वालिटी में इजाफा हो जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग रन के इससे अब हर साल ही आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्ट्रीज बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, नंबर ऑफ ट्रेंड स्किल्ड लेबर बढ़ गई, सही ना। आपके मुल्क में कमोडिटीज प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। कमोडिटीज होता है रॉ मटेरियल आपके मुल्क में ही प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, इंपोर्ट नहीं कराना पड़ रहा। तो जब इंपोर्ट करा रहे थे तब सप्लाई तो बढ़ रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है ना। इन द लॉन्ग रन गवर्नमेंट चाहती है अपने पास ही हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि जो फैक्टर्स सप्लाई को बढ़ाने के अंदर, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें इजाफा हो जाएगा, तो आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चाहती है सप्लाई साइड पॉलिसीज से। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट ने बूस्ट की, ठीक है, डिमांड साइड पॉलिसीज से एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो गई, आउटसाइड चली गई, तो जो आउटसाइड शिफ्ट आया उससे फिर ये भी तो मसला हुआ ना कि आपकी जो प्राइस लेवल्स यहां पर खड़े थे P1 पे, वो P1 से P2 पे चले गए, सही है। अभी मिसाल के तौर पे ये नहीं है सप्लाई का, तो P1 से P2 पे चले गए क्योंकि डिमांड शिफ्ट आगे हुई। फिर गवर्नमेंट चाहेगी कि सप्लाई भी आगे शिफ्ट हो, जैसे डिमांड बूस्ट हो रही है उसको मीट करने के लिए सप्लाई भी उतनी मौजूद हो, तो सप्लाई भी अब आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। जब सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हुई तो फिर क्या हुआ, फिर ये ब्लू वाले तीसरे कर्व के ऊपर आ गए, यहाँ पर प्राइस लेवल यहाँ पर आ गया P3 पे, सही है। अब P3 और Q3 इस पे इकोनॉमी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज सप्लाई कर रही है और प्राइस लेवल्स भी पहले से थोड़े से बस ऊपर है, यानी डिमांड की वजह से जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता था, सही है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, माल शॉर्ट नहीं हुआ। वरना सेम सप्लाई लेवल पे अगर डिमांड बूस्ट हो जाए तो क्वांटिटीज तो उतनी ही प्रोड्यूस्ड है, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो उतनी है, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी सेम रहे, सप्लायर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फराहम कर रहे हो और लोगों की डिमांड बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए लोन्स लेना चीप हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए। तो एग्रीगेट डिमांड लोगों की अगर बढ़ जाए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, तब भी लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू हो जाएंगे। तो लोग डिमांड करने आगे ज्यादा, लेकिन यूनिट्स होकर उतने ही है, तो उन्हीं यूनिट्स की प्राइस बढ़ जाएगी ना। तो अकेले डिमांड साइड पॉलिसीज वुड नॉट वर्क राइट। आप पीछे से सप्लाई भी तो बढ़ाओ ना अपनी, गवर्नमेंट सप्लाई भी तो बढ़ाएगी। जब सप्लाई बढ़ाएगी तो इवेंचुअली इससे क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, तो ओवरऑल फिर आपका लॉन्ग रन बेनिफिट ये होगा कि इकोनॉमी अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आके खड़ी हो गई, ठीक है। Q3 और P3, सही। P3 वाले प्राइस लेवल जो भी होंगे डॉलर्स और Q3 वाली क्वांटिटीज। इसमें Q3 और P3 इसलिए डाल रहा हूँ बेटा, यहाँ कोई एक गुड्स नहीं और सर्विसेज नहीं है, अलग अलग किस्म के गुड्स, अलग अलग किस्म की सर्विसेज पूरी मिला के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बन रही है। और क्वांटिटीज भी अलग अलग किस्म की है, कितने किस्म के गुड्स हैं जो लीटर्स में और लिक्विड होंगे, कितने किस्म के गुड्स हैं जो कि सॉलिड होंगे, जो केजीज वगैरह, कितने किस्म की सर्विसेज हैं जो उसमें, वो कैसे रखेंगे यहाँ, सही। तो इसको क्वांटिटी का नाम दे दिया कि सब इसमें, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, दैट्स इट। वी आर नॉट गोना, वरना इंडिविजुअल ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे हर, और एक इकोनॉमी के अंदर लाखों करोड़ों लाखों किस्म के कम से कम गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो कितने सारे हम ग्राफ्स बनाएंगे फिर, तो हर गुड का अलग अलग। सो एक जनरल ग्राफ बना दिया, इस पे Q3 P3 लिख दिया कि इस पे इकोनॉमी पहुंच जाएगी जब आपकी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होने के बाद सप्लाई भी आउटवर्ड शिफ्ट हो, तो सही। वरना फिर क्या नुकसान है, वरना इन्फ्लेशन का नुकसान हो जाता, क्या आप इन्फ्लेट हो जाती इकोनॉमी, टेरोरी। अच्छा,
अब ये बात सुन के सप्लाई साइड पॉलिसीज पे आते हैं। बेसिक वही है, सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या है? वो पॉलिसीज विच इनहैंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। Supply side policies are aimed at enhancing the quantity and quality of factors of production to increase the productivity and efficiency of an economy. They result in an increase in the long term output and competitiveness of the economy. Long term output की तरफ, ये नहीं कि short term तो ये होता है कि ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट कहीं स्पेंड करे और मार्केट के अंदर कहीं से भी माल आ जाए, लोग खरीद पाए। जैसे कि किसी ऐसी कंट्री जो वॉर क्राइसिस के अंदर चल रही होती है, तो वहां पर इमीडिएट जो भी सेटअप करते हैं वो इमीडिएट सेटअप, ताकि लोगों के लिए खाना पानी शेल्टर वगैरह अरेंज हो सके। दैट्स इमीडिएट नीड्स पूरी हो रही किसी तरह, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, लाइक लॉन्ग रन के लिए नहीं है। वो लॉन्ग रन में तो आप वहीं पर पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहीं के लोगों को काबिल करते हैं इस तरह से कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके, वहीं के लोगों को ये वाली काबिलियत देते हैं कि उसमें उनमें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आए, ताकि वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करेक्ट करके बिजनेसेस खोले। उन बिजनेस में लोग एम्प्लॉय हो तो इस तरह से लोगों को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो जॉब के काबिल हो सके। तो बिजनेस खोलें, लोग एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयज अपना अर्न करें, बिजनेस ओनर अपना अर्न करें और वो बिजनेस कुछ प्रोड्यूस करे। सही है, इस तरह से करके दिस इज द लॉन्ग रन सप्लाई। आप एक्चुअली आपने कुछ इस्टेब्लिश किया। सही है, तो इसलिए गवर्नमेंट टारगेट करती है सप्लाई साइड पॉलिसीज को लेकर के लॉन्ग रन सप्लाई जब वो कैसे बढ़ते हैं। इट्स नॉट ईजी, इट्स हार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। ट्रेनिंग एंड लोगों की ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, विच इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि आज से अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना शुरू करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने रिजल्ट जो है आज से 5-10 साल बाद देगा। आज से लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तालीम और तरबियत पे लोगों की, तो वो 10-15 साल बाद कुछ उसका इफेक्ट दिखाएंगे। सही। और ज़्यादातर गवर्नमेंट्स वो जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड होती है, और गवर्नमेंट्स में कॉम्पिटिशन होता है कि डेमोक्रेसी में होता है ना कि एक गवर्नमेंट आई तो दूसरी गवर्नमेंट जो उसके अपोज कर रही, तो हर गवर्नमेंट अपनी नाक बचाने के लिए कह लो या अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए, हो सकता है सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की तरफ इतना फोकस ना होती हो, क्योंकि उनको पता है उनका टेन्योर 4-5 साल का होगा मैक्स। तो वो जो टेन्योर है उस टेन्योर के अंदर वो चाहेंगे कि वो वाले डिसीजंस लें कि जिससे उनका आउटलुक अच्छा लगे। तो उसमें वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है ना, जो वो लोगों की इमीडिएट नीड्स पूरी कर देते हैं, लोग भी खुश हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आटा मिल गया, लैपटॉप मिल गया। चलो लैपटॉप का तो फिर एक फैक्टर ये हो सकता है कि लैपटॉप्स मिलने से एक ये फ़ायदा ज़रूर है कि आप उनको इस काबिल करें, मोबिलाइज करें लोगों को कि वो कुछ सीख सके, पढ़ सके और आगे स्किल होने के बाद कुछ परफॉर्म कर सके। बहरहाल मूविंग ऑनवर्ड्स, तो एक गवर्नमेंट सप्लाई अपनी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है? बिजनेसेस के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट फराम कर सकते हैं जिसमें बिजनेस अच्छा मतलब ऑपरेट कर सके, सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं, कोई मुल्क के अंदर किसी किस्म के जो है ना हड़तालें ना हो जाती हो, किसी किस्म की जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट ना हो जाती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई ब्रेकडाउन ना आ जाता हो, ट्रैफिक निज़ाम ऐसा हो कि रास्ते फंस ना जाए, पता चला लेबर ही नहीं पहुँच पा रही। ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारे इनपुट्स होते हैं बिजनेस के लिए, जब वो इनपुट्स होंगे तो बिजनेस कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो बिजनेस के इनपुट्स जितने मोबिलाइज और जितना आसान कर देंगे, एक गवर्नमेंट जितना आसान कर देगी बिजनेस के लिए अपने इनपुट्स, तो फिर वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, राइट? ठीक है। जैसे कि सपोज अ गवर्नमेंट रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फॉर टेलीकम्युनिकेशंस। अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या है? ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जब भी ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ आए ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का लफ्ज़ यूज़ किया तो तुम खुद बताओ हर्डल से मुराद क्या होती है? रुकावट है, ठीक है ना। अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से मुराद ये होते हैं कोई भी गवर्नमेंट के इदारों की जो पॉलिसीज होती है या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो आपसे रेलिवेंट होगी। आप एक एजुकेशन के मतलब अभी उस स्टेज पे हो कि अभी स्कूल लाइफ कंप्लीट होगी, फिर अपना ए लेवल्स करोगे या जो भी ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन के बाद डिग्री निकलना। अब वो डिग्री निकलने का प्रोसेस
फिर डिग्री निकलने के बाद पाकिस्तान से अगर कहीं जाते हैं तो वो अटेस्ट करानी होती है फला इदारे से, फिर हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करानी होती है, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी करानी पड़ती है। इतने सारे स्टेप्स के अंदर इतने सारे डेज इन्वॉल्व है। अब उस चक्कर में एक इंसान का कोई पूरे 6 महीने का टाइम पीरियड ही ज़ाया हो जाए तो अगर एक इंडिविजुअल पे इस लेवल का, तो कोई कंपनी खुलती है, कंपनी के ऊपर भी रेगुलेशंस होती हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज वहां पर आ रहे थे, एम्प्लॉयज को लेकर रेगुलेशंस होते हैं, उनके वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, उनकी वेज रेट्स क्या होंगे, फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको लेकर क्या रेगुलेशंस होंगे, अच्छा वो नई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और हर मुल्क में होता है। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेप्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ ये ब्यूरोक्रेसी कहलाती है कि आप गवर्नमेंट से जो परमिशन लेने के स्टेजेस होते हैं ना, और आपको परमिट मिलता रहता है चीज़ें करने का, और आप क्वालिफाई करते रहते हो स्टेजेस वाइज कि कुछ ना कुछ करने के, ये सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं। ये ना हो तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाए एक मुल्क। ये होते हैं मुल्क को एफिशिएंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस फिर थोड़ा लंबा भी होता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा लंबा हो जाए कि एक जो बिजनेस खुलने जा रहा है वो सोचे कि यार एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और फिर सारे तरीके ऑफलाइन है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, ऑनलाइन जो जो चीज़ें हो सकती है वो नहीं है ऑनलाइन, तो वो ऐसे मुल्क में जाना चाहेगा जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। सबमिट की ऑन द स्पॉट, जो है ना आपके पास डिग्री निकल आई, सबमिट किया ऑन द स्पॉट, वो जो है ना अटेस्ट हो गई ऑनलाइन। सी इफ दैट इज हैपनिंग तो वो ब्यूरोक्रेटिक जो टाइम पीरियड है या उसमें जो कॉस्ट लग रही है वो सब कम हो जाएगी। तो जितनी कम हो जाएगी उतना एफिशिएंटली, उतना जल्दी लेबर, स्किल्ड लेबर बन सकता है, उतना जल्दी बिजनेस जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है, उतना जल्दी जो है ना बिजनेस कंपनी एक्सपेंड होकर कंपनी बन सकता है, उतना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स रेज कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट्स भी रेज कर रहे हो तो ब्यूरोक्रेसी उसमें भी बीच में आएगी। सेंट्रल बैंक बीच में आके देखेगा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स ले तो रहे हो, दूसरे मुल्क से डॉलर्स मंगवा रहे हो इन्वेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप आज डॉलर्स मंगवा रहे हो, आप कितना % अपना दे रहे हो ओनरशिप का, और कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करा रहे हो। अगर वो कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर है बहुत, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ऐसा कोई सेक्टर है उसमें कोई फॉरेन प्लेयर आके एंटर कर रहा है, तो फिर कल को जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो लोकल इकोनॉमी से, वो उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा बनेगा, वो भी तो यहाँ से बाहर जाएगा, फिर उसका क्या। तो वो एंटर होते हैं, वो एकदम क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं कि बिजनेस किस तरह। तो ये सारा ब्यूरोक्रेसी का वो निज़ाम जो गवर्नमेंट का निज़ाम होता है वो होता है। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अगर कम हो जाए जगह पर तो बैरियर्स टू एंट्री कम हो गए। इसने क्या मिसाल दी, इसने कहा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए जो भी ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कल तक ऐसे उसूल थे कि आप रेजिडेंशियल एरिया में घरों की छत पे टावर्स नहीं लगा सकते, सिग्नल टावर्स, तो फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता कि कोई कमर्शियल स्पेस लेके उसको रेंट पे लेके फिर उस पर टावर लगाना, इट वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन हटा दी और कहा कि ठीक है आप रेजिडेंशियल एरिया पे भी टावर्स लगा सकते हैं, तो फिर किसी भी रेजिडेंस के अंदर जो अपने प्लान के हिसाब से जो घर ऐसा लगा कि आइडियल है वहाँ पर टावर लगाना, वहाँ पर बात की, परमिशन मिली, तो उनको एक किराया दिया महाना कि आपको हम रेंट देंगे आपकी छत का यूज़ करने का, तो उसके ऊपर टावर लगा दें। तो ये क्यों कर पाई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी कि आप रेजिडेंशियल एरिया पे भी कर सकते हो। अगेन गवर्नमेंट जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसीज कम करते हैं, डीरेगुलेट करते हैं, तो और जितना ऑर्गेनाइज चल सकता है ना मुल्क, उससे थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जितना सोशली वेलफेयर की तरफ चल रहा होता है वो थोड़ा सा सोशल मतलब थोड़ा सा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की तरफ चला जाता है। लेकिन अगेन उससे फिर बिजनेसेस भी तो बूस्ट होता है, बिजनेसेस भी तो अट्रैक्ट उसी तरफ होते हैं जहां पर उनका कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे, उनके ऊपर टेंशन और रेगुलेशंस कम हो। तो अगर गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, उससे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर और कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी और उस मुल्क के अंदर मजीद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आना शुरू हो जाएगी। जैसे मुल्क में हमारे कल तक सिर्फ जैज यूफोन था, मोबिलिंग और यूफोन था, तो उसके बाद वारिद, टेलीनॉर एंड देन जोंग से दे केम अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डीरेगुलेशन जरूर हुई होगी इस वजह से, ठीक है। तो ये एक मिसाल दी है बिल्कुल डेफिनेशन में सप्लाई साइड की पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी की डेफिनेशन के वक्त ये मिसाल दी। आप आगे बढ़ोगे तो लाइन से मिसालें मौजूद है।